बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल अव्वल के अगले लेक्चर सवाल नंबर 2 हिस्सा गज़ल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। याद रखें अज़ीज़ तलबा, इस सवाल नंबर 2 के जुज़ नंबर 2 हिस्सा गज़ल के लिए आपके पास वक्त होता है 25 मिनट। कम अज़ कम 25 मिनट आप लोगों ने मुख्तस करने हैं हिस्सा गज़ल के लिए। तो सबसे पहली चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे, ये जो 3 अशार हमारे पास होते हैं इसके, और 3 शेरों को हमने डिवाइड करना होता है और उनकी तशरीह भी करनी होती है, उनका मफ़हूम भी लिखना होता है और शायर का नाम भी लिखना होता है। तलबा यहाँ पे एक गलती करते हैं, वो गलती सबसे मेजर गलती होती है, करनी नहीं चाहिए, कि गज़ल का उन्वान लिख देते हैं। हालांकि गज़ल का उन्वान नहीं होता। तो याद रखें, गज़ल का हर शेर एक उन्वान का हामिल होता है, यानी एक उन्वान रखता है। हर शेर एक इकाई होता है, इसलिए उसका उन्वान नहीं होता। शायर ने गज़ल को के हर शेर को एक उन्वान दिया होता है और एक उन्वान के तहत लिखता है। तो इसका उन्वान नहीं लिखा जाता जिस तरह हम नज़म में नज़म का उन्वान लिखते हैं। गज़ल में गज़ल का उन्वान नहीं लिखा जाता। इसमें सिर्फ शायर का नाम लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे शायर का नाम लिखा हमने, मीर तकी मीर। और दूसरी चीज़ याद रखें कि उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ, ये दोनों चीज़ें मेंशन करें। और फिर उसके बाद मफ़हूम लिखते हैं। मफ़हूम जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि जिस तरह नज़म में हम लिखते हैं, मुख्तसर हो मगर जामे हो, और कम अज़ कम 2 सतूर, 1.5 से 2 सतरों पे मुश्तमिल हो। ठीक है जी। उसके बाद हम तशरीह करेंगे, और तशरीह जब हम लिखेंगे गज़ल की, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि गज़ल की तशरीह एक शेर की वो कम अज़ कम 2 सफ़ात, 1.5 से 2 सफ़ात पे मुश्तमिल हो, और उसमें हवाला शेर लिखें ज़्यादा से ज़्यादा। पैराग्राफ जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि 4 साढ़े 4 से 6 लाइनों की का पैराग्राफ हो, और उसमें हवाला शेर जा बजा दें। आप हर पैराग्राफ के बाद एक हवाला शेर दें, और जो गज़ल से रिलेटेड हो या जो उस शेर से रिलेटेड हो, इस तरह का हवाला शेर दें उसमें और मेंशन करें साथ। और फिर उसके बाद ये है कि इसमें ये ख़्याल रखें कि कौल है किसी का, कोई हकायत है, कोई आयत है, या कोई अगर तलमीह का शेर है, तो उसमें आप तफसील से वाक़यात भी बयान कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं पूरी तफसील के साथ। तो ये 3 शेर लिखने होते हैं। शेर न लिखें, हमेशा याद रखें, वक्त का ज़िया होता है। वक्त को बचाने के लिए आप शेर न लिखें, बल्कि ये करें कि आप शेर नंबर दे के, जो उसका नंबर होता है वो मेंशन करें, और मेंशन करके आगे उस शायर का नाम लिखें और मफ़हूम लिखें, और उसके बाद तशरीह पे जाएं। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपने याद रखनी है कि जब आप शायर का नाम हेडिंग देते हैं, तो वो थोड़ा सा पेज के मिड में दें, और मफ़हूम वो भी मिड में रखें, और थोड़ा सा, यानी जो आपकी ने लाइन लगाई होती है, उस लाइन से थोड़ा सा दूर रख के लिखें, ताकि आपके पेज की, आपके पेपर की खूबसूरती में इजाफ़ा हो, मुमतहिन मुतअस्सर हो। तो बाकी तशरीह में आपकी वर्डिंग जो तसलसल आपका वो नहीं टूटना चाहिए, और आपका रब्त भी कायम रहना चाहिए, और मुख्तसर जुमले हों और मगर जामे जुमले हों, और अपना तकरार लफ्ज़ी से परहेज़ करें, और रिपीट न करें जुमलों को बार बार। यानी एक जुमला आपने एक पैराग्राफ में लिखा, उसको फिर उसी पैराग्राफ में फिर दोबारा से रिपीट करें, या दूसरे पैराग्राफ में उसको रिपीट करें, तो ऐसा ना करें। सुलझी हुई और साफ़ तहरीर होनी चाहिए आपकी जो तशरीह में, और वर्डिंग का जो अल्फाज का चुनाव है वो अच्छा होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सोचेंगे, बच्चे तलबा परेशान होते हैं कैसे वर्डिंग, यानी वोकैबुलरी कैसे बढ़ाई जाए। तो उससे उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, डिफरेंट चीज़ों को पढ़ें, और डिफरेंट किताबों का मुतालिया करें, और उससे आपकी वर्डिंग में, उससे आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा होता रहेगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। आगे हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 3, होगा हमारा इबारत की तशरीह और सियाक़ व सबाक़। इसको पढ़ेंगे और देखेंगे इसको, और फिर उसके बाद हमारे पास ख़ुलासा आ जाता है, और उसके बाद ख़ुलासे के बाद नज़म का ख़ुलासा, सबक का, नज़म का और मुकालमा, और इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है